हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशीला एक बहुत गरीब औरत थी जो जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमेशा गरीबों का ही इम्तिहान लेता रहता है। ऐसा ही कुछ सुशीला के साथ भी था। वो आए दिन अपनी बहू भारती की बीमारी से परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुशीला रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन गायत्री उसके घर आती है और उसे रसोई में काम करते हुए देखकर कहती है, तू अभी तक रसोई का ही काम कर रही है, तेरी बहू कहाँ है? उसके होते हुए भी तुझे काम करना पड़े तो बहू होने का क्या ही फायदा। अरे नहीं गायत्री, ऐसी बात नहीं है। मेरी बहू बहुत समझदार है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन जब वो ठीक ही नहीं रहती तो क्या करेगी बेचारी। तो तू उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती कि पता चले कि उसे क्या परेशानी है। तू क्या सोचती है? मैं नहीं चाहती हूँ कि अपनी बहू को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लूँ, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से मैं पीछे हट जाती हूँ। अच्छे डॉक्टर को दिखाने की फीस ही हमारी पूरे एक दिन की मजदूरी हो जाती है। अभी कहाँ है तेरी बहू? अभी क्या हुआ है उसे? अभी वो अपने कमरे में लेटी हुई है। उसको कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और भगवान ने एक बेटा दिया है, वो भी किसी लायक नहीं है। घर संभालने की जगह हमेशा दारू पीकर इधर उधर पड़ा रहता है। ना जाने भगवान सारे दुख हम गरीब लोगों के नसीब में ही क्यों लिख देते हैं। कोई बात नहीं, तू अपना घर का काम खत्म करके काम पर आ जाइयो, तब तक मैं चलती हूँ। सच में मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी मदद कर पाऊँ, वरना अब तक तो मैं कब का दे चुकी होती। तुझे दुखी या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अगर तेरे पास होता तो तू अब तक कब का मेरी मदद कर चुकी होती। सुशीला, एक बार सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाती है? वहाँ भी तो लोगों का इलाज होता है और तेरे पैसे भी कम लगेंगे। पहली बात कि मेरी बहू सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वहाँ भी बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं, दवाइयाँ होती है जिसे बाहर से लानी पड़ती है, और इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। डर लगता है कि कहीं ये गरीबी मेरी बहू की जान न ले ले, क्योंकि डॉक्टर ने जल्दी ही उसको बहुत सारे टेस्ट करवाने को कहा है। उसके बाद उसी के हिसाब से दवाइयाँ शुरू करेंगे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक बार अपने बेटे से भी बात करके देख, शायद अपनी पत्नी की बुरी हालत देखकर ही कुछ समझ जाए। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुशीला फिर से अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा रमेश नशे की हालत में घर लौट कर आता है। तभी सुशीला उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ था तू? आज 4 दिन बाद तू घर लौट कर आया है, वो भी नशे की हालत में। आखिर कब तक तू अपनी जिम्मेदारी से भागता रहेगा? माँ, इसलिए तो मैं घर लौट कर नहीं आया। तो आते ही आप शुरू हो जाती हो। एक तो बीमार लड़की मेरे गले बांध दी, ऊपर से मुझे ही सुना रही हो। ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो तेरी बीवी है, तेरी जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। जाके उसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपको जो करना है करो। वो कल मरे सो आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गरीबी में कहाँ ले जाऊँ मैं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। खुद के नशे के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी बीवी का इलाज करवाने के और अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा मैं बे औलाद ही ठीक थी। अभी भी आप वही समझ लीजिए। रमेश कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। सुशीला को चारों तरफ केवल परेशानियां ही दिखाई दे रही थी। उसे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सुशीला की बहू की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर वो जैसे तैसे पैसे का इंतजाम करके अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका टेस्ट करवाती है। जहां चेकअप के बाद डॉक्टर सुशीला से कहती है, देखिए, आपकी बहू को डेंगू हो गया है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। हमें इनका इलाज जल्दी से शुरू करना होगा। आप काउंटर पर जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए ताकि हम उनका इलाज शुरू कर सकें, क्योंकि इनकी प्लेट बहुत ज्यादा गिर गई है। डॉक्टर साहिबा, आप जल्दी से इलाज शुरू करवाइए। जितने पैसे लगेंगे सब जमा कर दूंगी, बस मेरी बहू को ठीक कर दीजिए। नहीं, आपको पहले सारे पैसे जमा करवाने होंगे, तभी हम आपकी बहू का इलाज शुरू कर सकते हैं, वरना नहीं।
और अगर इससे ज्यादा प्लेटें गिर गई तो आपकी बहू को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बहू का डेंगू और बिगड़ता जा रहा है, जो आगे बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुशीला अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। तभी उसकी बहू उससे कहती है, माँ जी मुझे मर जाने दीजिए, मेरी वजह से ज्यादा परेशान मत होइए। जब मेरे पति को ही मेरी जरूरत नहीं है तो मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगी। नहीं बहू, तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लूंगी और तू जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसे अपनी माँ की कदर नहीं है वो अपनी पत्नी की क्या करेगा। तू आराम से यही लेट, मैं अभी आती हूँ। सुशीला इतना कहकर भागते हुए अपने मालिक राजवीर के घर मदद मांगने के लिए पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। जिसे सुनते ही वो और भी परेशान हो जाती है। तभी वो राजवीर की पत्नी उर्मिला से कहती है, मालकिन, अगर मालिक बाहर गए हैं तो आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरी बहू को डेंगू हो गया है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर आई हूँ। पैसे न होने की वजह से डॉक्टर ने उसका इलाज रोक दिया है। तुम गरीबों के पास अपने मालिकों से पैसे हटने के लिए और कोई बहाना नहीं होता है क्या? कभी अपने घर वालों को मार देते हो, कभी बीमार कर देते हो। कितने बेशरम होते हो तुम गरीब लोग। ये शौक आप अमीरों के होंगे मालकिन। हम गरीबों के पास घर परिवार के सिवा और कुछ नहीं होता। हमारे लिए वही हमारी धन दौलत होती है। हम पैसों के लिए उनका और उनके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सुनाए। अब तो अगर वो तेरी मदद करने वाले होते भी ना, तो भी मैं कभी उन्हें तेरी मदद करने नहीं देती। तू अभी निकल जा मेरे घर से। मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मुझे माफ करिए अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी बहू की जान बच जाएगी। तू खुद चाहती है या धक्के मार के भगाऊं? उर्मिला की बात सुनकर सुशीला निराश मन से वहाँ से चली जाती है। उसे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी बहू की जान कैसे बचाए। वो निराश मन से रोते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर कहती है, आपकी बहू अब ठीक है। आपने समय रहते ही पैसे जमा करा दिए, वही सही हुआ, वरना उसको बचाना मुश्किल हो जाता। अब चिंता की कोई बात नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर सुशीला बहुत हैरान हो जाती है, ये सोचकर कि आखिर पैसे किसने जमा करवाए। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका मालिक राजवीर वहाँ आता है और उसे कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहू के इलाज के लिए सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। उसके इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मालकिन ने तो कहा आप बाहर गए हैं, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? जब तुम मेरी पत्नी से मदद मांगने के लिए मेरे घर आई थी, तभी मैं वापस आ गया था और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली और मैं बिना देर किए सीधे हॉस्पिटल आ गया ताकि तुम्हारी बहू की जान बच जाए और जो मेरे साथ हुआ पैसा ना होने की वजह से वो तुम्हारे साथ ना हो। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। जब मेरे हालात ठीक नहीं थे तो पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा पाया था। आज तुम्हारी बहू की जान बचाकर मेरा दुख कुछ कम हुआ है। मैं आपका किन शब्दों से शुक्रिया करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने भगवान बनकर मुझ गरीब की मदद करी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करती हो, उस नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। राजवीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और इस तरह से सुशीला लाख मुसीबतों को झेलने के बाद अपनी बहू भारती की जान बचाने में सफल हो जाती है। इस कहानी से ये साबित होता है कि भले ही देर से सही, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। परी अपने पति आरव के साथ दिल्ली में रहा करती थी। परी को मैगी खाना और सबको बनाकर खिलाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। तभी परी अपनी सास संचिता देवी से कहती है, माँ जी क्या बनाऊं? बरसात का मौसम है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, पकोड़े बना लेना, मेरा तो यही खाने का मन कर रहा है। नहीं माँ जी, मैं मैगी बना लेती हूँ मस्त मसाला डाल के। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पकोड़े खाने का मन है तो तू यही बना। आइडिया, अभी बना कर लाती हूँ पकोड़े, वो भी एकदम नए स्टाइल में। परी रसोई में जाती है और 2 पैकेट मैगी लेती है और उसे उबाल लेती है, जिसके बाद वो उसे बेसन के घोल में मिलाकर गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है और मसाले वाली चाय के साथ में अपनी सास को सर्व करती है।
संचिता जल्दी से पकोड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है और स्वाद लेते हुए कहती है, बहू, मजा आ गया पकोड़े खाकर। मगर किस चीज के पकोड़े बनाए हैं तूने? स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है इसका। माँ जी, मैंने मैगी के पकौड़े बनाए हैं। हे भगवान, सारा दिन मैगी में ही डूबी रह तू। मगर इन पकोड़े का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ गया खाकर। हाँ जी माँ जी, तभी तो बनाए हैं। मगर इतना भी क्या किसी चीज का दीवाना होना, ये सब अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी, आपको मैगी पसंद नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हैं आप ऐसे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आए दिन दोनों सास बहू में मैगी को लेकर बहस होने लगती है और एक दिन आरव अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसमें से उसका एक दोस्त बोलता है, यार तेरी वाइफ है बड़ी कमाल की, मैगी का कुछ भी बना देती है और तुझे मन मार कर खाना ही पड़ता है। साले तेरी शादी नहीं हुई ना, तभी ऐसे बकवास कर रहा है। हाँ यार, मैं आरव की दिक्कत को समझ सकता हूँ। अगर वाइफ के पसंद को नापसंद कर दो तो बवाल ही हो जाता है। अरे यार, मैं समझता हूँ ये बात। बीवी नहीं है तो क्या हुआ, जीएफ तो है, नाक में दम करके रख देती है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं और शाम को आरव घर पहुँचता है। वहीं रात के डिनर में भी परी ने फिर से मैगी की सब्जी बनाई होती है। संचिता और आरव बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। आरव का जन्मदिन आता है। परी सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से कर देती है। आरव केक कट करने के लिए अच्छे से तैयार होकर खड़ा होता है कि तभी साइड में उसकी माँ केक लेकर आ रही होती है और दूसरी साइड से परी मैगी का केक बनाकर लाती है और परी आरव से कहती है, सुनिए जी, आप मेरा बनाया हुआ ही केक कट करेंगे। ओ महारानी, तेरा बनाया हुआ केक खाकर मेरे बेटे का पेट खराब हो जाएगा। माँ जी, आप तो बस मेरी मैगी की रेसिपी में ना कमियां ही निकाल सकती हैं, और कुछ तो आता नहीं आपको। बोला ना कि आरव पहले मेरा दिया हुआ केक काटेगा, समझी? मैंने बोल दिया ना कि मेरा मैगी से बना हुआ केक कट होगा पहले, तो मतलब वही कट होगा। अरे बस करो आप दोनों, ये क्या चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? आरव अपनी माँ और पत्नी की बात मानकर अपने दोनों हाथों से एक एक केक को कट कर देता है और दोनों हाथों से एक तरफ माँ को और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को केक खिलाता है। हंसी खुशी सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह अगली सुबह परी आरव का लंच बना रही होती है कि तभी उसके मन में एक अच्छा सा ख्याल आता है। तो वो सोचती है, जब मुझे मैगी की इतनी सारी वैरायटी बनानी आती है, तो क्यों ना मैं अपना मैगी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लूं। प्लेन मैगी तो सबको पसंद नहीं होती। जब मैं अलग अलग डिशेस बना के सेल करूंगी तो मेरा होटल अच्छा चलेगा। खाना बनाने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उनको इस बिजनेस के बारे में सब बताती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है ये उल्टे पुल्टे काम करने की। हम तो वैसे भी परेशान हैं, बाकियों को भी परेशान करने लगेगी। माँ जी, उल्टे काम है ये। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज तक मैंने मैगी की जितनी भी रेसिपी बनाई है, क्या उनमें टेस्ट नहीं था? हाँ हाँ, टेस्ट होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही चीज खाते रहें। और अब महारानी को मैगी का स्टॉल खोलना है। हाँ माँ जी, मैं तो होटल खोल के ही रहूंगी, चाहे आप साथ दो या ना दो। और देखना, जिस दिन मेरा होटल फेमस हो गया ना, आपको उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। दोनों सास बहू स्टॉल खोलने को लेकर बहस करने लगती हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन परी आरव से इस बारे में बात करती है और उससे कहती है, आरव, मुझे ना मैगी का स्टॉल खोलना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरे पागल, खुद को मास्टर शेफ समझती हो क्या? मगर उससे कम भी नहीं समझती हूँ खुद को। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है। शादी करते वक्त तो इतने वादे किए थे, हर जगह साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा। अब क्या हुआ, हवा हो गई ना सारी चीजें। करती रहो बकबक, मैं चला। परी आरव को बहुत समझाती है, मगर आरव भी उसको मना कर देता है। परी बहुत उदास हो जाती है तो वो खुद से बोलती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मगर मैं अपना मैगी का स्टॉल खोल कर ही रहूंगी। और जब मेरा स्टॉल एक होटल में तब्दील हो जाएगा ना, तब समझ आएगा इनको कि मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और परी मैगी का स्टॉल खोलने का ठान ही लेती है और कुछ ही समय के बाद वो एक छोटा सा मैगी का स्टॉल खोल लेती है, जहाँ वो मैगी की बहुत सारी वैरायटीज बनाती है।
जैसे कि मैगी के समोसे, मैगी रोल, मैगी पराठा, मैगी सैंडविच आदि। धीरे धीरे उसका स्टॉल चलने लगता है। बूढ़े से लेकर जवान तक हर आदमी उसकी स्टॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी तरक्की देखकर उसकी पड़ोस की एक औरत उसके घर जाकर उसकी सास संचिता से कहती है, वाह संचिता बहन, तुम्हारी बहू का तो बहुत नाम हो गया। अब तो गली मोहल्ले में सब उसको मैगी वाली बहू कहने लगे हैं। तो बहू किसकी है ये बता। हाँ हाँ तेरी है, मगर लक्षण तो तेरे जैसे नहीं हैं। अच्छा, तो मेरे घर में आके मेरे लिए ही बोल रही है तू? अरे तो चल बाहर भी बोल देती हूँ। अरे जाना तू। और रही बात मेरी बहू की, तो तू एक काम कर, पहले अपनी बहू के ऊपर नजर रख जिसे कुछ आता ही नहीं। हाँ, एक तो तारीफ करी, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। संचिता को अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। संचिता आरव दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो आरव अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने कितना बुरा किया ना। एक ही परिवार के होकर भी परी का साथ नहीं दिया हमने। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं तो कहती हूँ कि चल के माफी मांग लेते हैं बहू से। हाँ माँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन तब भी उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। संचिता और आरव दोनों ही परी के पास जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही परी उन्हें माफ करके अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने लगती है, जिसमें संचिता भी उसका पूरा हाथ बटाती है। इसी के साथ वो सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।